नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। वोटिंग में चंद ही घंटे बचे हुए हैं जब हरियाणा वोट करने जाएगा। सुबह से ही हरियाणा वोट करने के लिए निकलेगा और जिस तरह भारी एंटी इनकम्बेंसी है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में जो वैसे भी अच्छी रहती है और अच्छी होने जा रही है। लेकिन लग ही रहा है कि वोटिंग से चंद घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथ-पैर फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 फैक्टर जो बेहद महत्वपूर्ण हरियाणा में माने जाते हैं वो है जाट और दलित, क्योंकि इनका अगर हम जोड़ देखें, परसेंटेज अगर देखें इन दोनों की, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 40 के पार हो जाती है। और ऐसे में ये दोनों की बात करें तो जाट समाज तो पहले से ही बहुत बड़ी तादाद में नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। और कल अशोक तंवर ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया वोटिंग से चंद घंटे पहले। और जो दलित दांव खेलने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो कुमारी शैलजा को ये दिखाएं कि देखिए किस तरह से कांग्रेस उनके साथ बर्ताव कर रही है, दलित बेटी का अपमान कर रही है, दलितों का कोई सम्मान नहीं है कांग्रेस में। ये सब वो पूरा एक प्लॉट तैयार कर रही थी, लेकिन देखिए उसके प्लॉट पर कैसे पानी फिर गया। अशोक तंवर जो कि सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का दलित चेहरा, जो पहले भी कांग्रेस में रहे और अब फिर से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ लिया क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। यानी कि दलित और जाट दोनों ही वोट बैंक जो है बीजेपी के हाथ से पूरी तरीके से निकल गया है। हालत अब ये है कि डबल इंजन की ये सरकार, यानी कि केंद्र में भी राज्य में भी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए, तमाम तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ा हो, चाहे वो जातीय समीकरण की बात करें, चेहरा बदलने की बात करें या फिर इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करने की बात करें। उसने ये पूरी कोशिश की है कि जहां जहां वो कमजोर है वहां पर वो त्रिकोणीय नहीं बल्कि 5 कोणीय मुकाबला कर दे, ताकि कांग्रेस को नुकसान हो और कहीं ना कहीं हरियाणा हंग असेंबली की तरफ जाए। लेकिन हरियाणा ने मूड बना लिया है, हरियाणा ने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि वो जिस भी तरफ जाने वाले हैं वो पूरे तरीके से जाएंगे। और कांग्रेस की हवा सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रही है। आप जब ग्राउंड पर जाएं, किसी से भी आप बात करें, लोग साफ तौर पर कहते हुए आपको नजर आते हैं कि हरियाणा का बंटा धार कर दिया इन 10 सालों में, हर वर्ग परेशान है। अब इसको आप इस तरह से भी समझिए कि हरियाणा को आप सिर्फ एक स्टेट या 90 असेंबली तक आपको नहीं देखना चाहिए। देखना आपको ये चाहिए कि पहली बात तो वो दिल्ली से करीब है, पंजाब का बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है हरियाणा से। तो हरियाणा जिस तरह से लोकेटेड है, वो भी उसकी लोकेशन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरित प्रदेश है, कई मामलों में धनी है। और ऐसे में अगर ये स्टेट चला जाता है भारतीय जनता पार्टी के पास से, तो आप ये समझिए कि दिल्ली में उनकी चूलें हिलने वाली हैं। ये साफ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि ईवीएम में क्या कैद किया है लोगों ने, किसके हक में फैसला कैद किया है। और कल सुबह से ही हरियाणा जब लाइनों में लगेगा और अपना वोट का, अपने मत का इस्तेमाल करेगा, तो कल वो ये बता देगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर हमने यहाँ पर देखा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है जिन सीटों पर, या उसको लगता है कि भारी तादाद में किसी और पार्टी के पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं, तो वहां वो दूसरे तरीके का खेल भी शुरू कर देती है। ये भी खबरें आ रही हैं कि पैसे का कुछ सीटों पर भारी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता ईवीएम का इस्तेमाल, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद कई ऐसी सीटें थी, कई भारी संख्या में ऐसी सीटें थी जिनको ये कहा जा रहा था कि ईवीएम में हेराफेरी के बाद इस पर जीत दर्ज की गई है। और कहीं तो बहुत नैरो मार्जिन था जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या सरकारी मशीनरी का किसी तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है? हालांकि अमूमन ये माना जाता है कि जब हवा किसी पार्टी की चल रही हो, जब ये पता चल जाए कि इस पार्टी की सरकार बनने जा रही है,
तो बहुत बड़ी तादाद में ऑफिसर्स भी जो मौजूदा सरकार होती है, जो सिटिंग सरकार होती है, उसका साथ न देकर वो हवा का रुख भी देखते हैं, क्योंकि आखिर उनको भी देखना है कि आगे उनको किसके साथ जाना है और अपने लिए क्या कुछ उनको फैसला करना है। तो ये तमाम चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रचार किया 4 दिन और उससे पहले 2 और जो उन्होंने बड़ी रैलियां की, उसने हरियाणा के पूरे चुनाव को पलट कर ही रख दिया। 4 दिन पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों ही मैदान छोड़कर भाग गए। लिटरली ये कहा जा सकता है कि दोनों मैदान छोड़कर भाग गए। ये कोई ऐसी ये बहुत ही मामूली कोई बात नहीं है। इसको आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से आप इसको समझें। 10 साल से सरकार है, 10 साल से क्या आपने कभी देखा है कि किसी राज्य का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मैदान छोड़कर भाग जाएं और अपना चेहरा बचाते हुए घूमें और वहां की जो राज्य इकाई है वो उनको इस तरह से प्रचार प्रसार के लिए ना बुलाए, क्योंकि उनको ये डर सताने लगे कि अगर नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए आए तो शायद जो थोड़ी बहुत सीटें आए वो भी ना आए। तो अब हालत नरेंद्र मोदी की ये हो गई है कि जिनके चेहरे के नाम पर, जिनके मैजिक के नाम पर चुनाव जीता जाता था, अब उनका चेहरा अब ऐसा हो गया है कि उनके चेहरे के सामने आने से ऐसा लगता है कि अब वो चुनाव, अगर उसमें थोड़ी बहुत इज्जत शायद बीजेपी के लिए बचे, तो उनके चेहरा सामने आने के बाद या उनके प्रचार में उतरने के बाद वो इज्जत भी शायद ना बचे। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका मैजिक अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। अभी अगर किसी का मैजिक चल रहा है, फिलहाल जिस जो जमीनी हकीकत है, मैं उससे आपको वाबस्ता करा रही हूँ कि वो साफ तौर पर दिखता है कि राहुल गांधी का ये जो मैजिक है वो चल रहा है। जिस तरह का उनका एक अनोखा अंदाज है प्रचार का, रैलियों में तो वो शामिल होते ही हैं, असली मुद्दे उठाते हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, अलग बिल्कुल अपने अंदाज में मुद्दे उठाते हैं, बिल्कुल एक लेमैन की तरह लोगों को समझाते हैं और उसके साथ साथ जो अलग तरीके से वो कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर भी हो गए हैं और लोगों के साथ जाकर चाहे घर में उनके साथ खाना बैठकर खाएं, उनकी परेशानियों को सुनें। कभी वो एथलीट्स के पास जाते हैं, जूस वाले के पास जाते हैं, तो कभी वो खिलाड़ियों से मिलते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर वो उनसे संवाद करते हैं, उनकी परेशानियों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जलेबी की फैक्ट्री और इस तरह के बयान पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर वो शायद कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी भी वो इसी खाम ख्याली में है और यही वजह है कि वो जो रणनीति है राहुल गांधी की, वो इस सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो आप देखिए कि हरियाणा कल वोट करने जा रहा है, 8 तारीख को फैसला आएगा किसके हक में फैसला किया है। लेकिन राहुल गांधी महाराष्ट्र की यात्रा पर भी अब कल से निकलने वाले हैं। कल से वो चुनावी बिगुल जो है वो फूकेंगे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर जाएंगे, जहां पर वो संविधान बचाओ एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे और शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी वो करेंगे। तो हर पैमाने पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी एक ऐसी लंबी लकीर खींच रहे हैं जिसके आगे लकीर खींचना या उसको मिटा पाना या उसको पाट पाना नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल ही नजर आ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि वोटिंग से चंद घंटे पहले कांग्रेस की स्थिति किस तरह की नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी नजर आ रही है, क्या कल कुछ खेल किया जा सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी 2.5 का आंकड़ा भी पूरा कर पाएगी, क्या इंडिपेंडेंट खेल खराब कर सकते हैं, क्या एजेंसीज के जरिए या फिर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके क्या भारतीय जनता पार्टी कोई खेल करने की कोशिश कल कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका है। मुद्दे भले ही राहुल गांधी कांग्रेस बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करते हैं और किसके हक में करते हैं और फिर ईवीएम से फैसला क्या निकल कर आता है। ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं जो हरियाणा की सियासत को बहुत बारीकी से जानते पहचानते हैं और उस पर बारीकी से नजर रखते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। पुष्पेन चौधरी जी हैं मेरे साथ, किसान लीडर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत पुष्पेन चौधरी जी। मेरे साथ जगदीप सिंधु जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हरियाणा की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं और घूम घूम कर उन्होंने जनता का मिजाज भी जाना है। जगदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ जगमोहन जी भी जुड़ गए हैं और दोनों ही जगदीप जी भी और जगमोहन जी भी पहली बार मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो सीनियर जर्नलिस्ट है जगमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जगमोहन जी और स्वागत आपका कार्यक्रम में।
सबसे पहले सवाल में जगमोहन जी, अगर आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँ, अभी की स्थिति जब चंद घंटे दूरी पर है हरियाणा वोट करने के लिए, क्या स्थिति आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का इस्तेमाल करके, धन का इस्तेमाल करके, जिस तरह के हथकंडों के लिए वो जानी जाती है, साम दाम दंड भेद की वो सियासत करती है, क्या कोई खेल अभी भी बाकी है? बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई चीज़ आदमी से छिनती है तो हर तरह के प्रयास करता है। अब जैसे साम दाम दंड भेद की आपने बात की, और बीजेपी तो हमेशा से ही ऐसा सोचती भी रही है, इसकी सोच भी है और जनता में भी ऐसा माना जाता है कि ऐसा हो सकता है। और इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। अभी चंडीगढ़ मेयर का जो इलेक्शन था उसमें वो मिस्टर मसीह था जो पार्टी की तरफ से, उसने किस तरह से खेल किया था जो वो सबको विदित है इसी प्रकार से। तो अभी रूट लेवल के ऊपर ये चीज़ें हैं, शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, परंतु बीजेपी के खिलाफ एंटी इंक्यूम्बेंसी और जो बीजेपी के नारे हैं उसके खिलाफ लोग इतने खफा हैं कि शायद ये चीज़ ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ऐसा बिल्कुल जाहिर है। क्योंकि लोगों में काफ़ी इस मामले में आक्रोश है। जो बीजेपी ने एक तो ये हिंदू मुस्लिम जो दिल्ली का इन्होंने किया, हर रोज़ कोई भी नेता आता है वो इसके अलावा बोलता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, या फिर ज़्यादातर ये जो सोचा इन्होंने कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है, इन्होंने फिर जातीय सब समीकरण बनाना शुरू कर दिया। अभी जैसे अभी कल क्या ही था, कल रैली थी जो लास्ट रैली थी, तो लोहारू हल्के में मैं देख रहा था, तो वहाँ राजस्थान के जो है मिस्टर भजनलाल शर्मा जी हैं उनको बुलाया। लोहारू हल्के का कि बड़ा गांव है, कुड़ुल गांव है, उसमें जो है शर्मा लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ स्पेशल बुलाया गया उनको और उनकी तरफ से विशेष वो किया गया कि भाई आप इनको बनाओ और आपको एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं, इस टाइप से उन्होंने किया। इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी लोहारू हल्के में एक सुहासड़ा गांव है जहाँ राजपूतों का वो है, लगभग 5,000 वोट है वहाँ पर उस गांव के आसपास के, तो वहाँ भी उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके फिर उन्होंने कहा मैं आया हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, आपके आस पड़ोस का। इस टाइप से इन्होंने मतलब कोई चीज़ ऐसी ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाहे जाति है, चाहे आपका धर्म का है, हिंदू मुस्लिम का है, चाहे अन्य चीज़ों का है। वैसे बार बार ये अपने आप को ये भी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। भ्रष्टाचार पर लगाम कहाँ लगा पाए हैं? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ये आयुष्मान भारत वाला जो सिस्टम है जिसमें कुछ अस्पतालों को इनको मान्यता दी जाती है। अभी करनाल का एक हॉस्पिटल का मामला आया था, ऐसा मामला आया था, उसमें एक जो इंचार्ज थी, यहाँ के जो डॉक्टर थे इंचार्ज, उन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बाद में उसकी जब रेड पड़ी तो उसके 38-39 लाख रुपए उसके लॉकर से बरामद हुए। तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो पाया है? नौकरियों की जहाँ तक बात है, नौकरियों में ये कहते हैं कि भाई नौकरियां पहले उससे भ्रष्टाचार से मिलती थी या पर्ची खर्ची का जिन्होंने बात की, अब नौकरियां मिल कहाँ रही हैं? अभी कल उनका भी प्रियंका जी ने भी कहा था कि 30 बार लीक हो चुके हैं पेपर। जहाँ पेपर 30 बार लीक हो चुके हैं तो वहां और इससे फालतू भ्रष्टाचार कहाँ आएगा? आप बताओ, भ्रष्टाचार और क्या है? क्या केवल यही है कि भ्रष्टाचार आमने सामने आओ और पर्ची दे दो, क्या वो भ्रष्टाचार है? और वो भी इनका ऐसा नहीं है कि वो ना हो, सभी अंदर खाने तो सारी चीजें चलती हैं। ये ठीक है कि भाई ये पब्लिक में थोड़ा सा समझदार ज्यादा है, कांग्रेस के लोग जो लोग हैं, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं या जो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इतना कई बार उनके मुंह से फिसल जाती है, जैसे पीछे से कहा किसी ने कि हम इतने नौकरियां दिला देंगे, वो रहता है पब्लिक में ऐसा। परंतु भ्रष्टाचार के मामले भी हम ये नहीं कह सकते कि पाक साफ है। तो इस मामले में बीजेपी कितना ही प्रयास करे, मतलब बात बढ़ नहीं पाएगी। अब दूसरा इन्होंने ओबीसी की बात उठाई कि हमने सैनी साहब को ओबीसी का उसमें दे दिया, हमने ओबीसी को बढ़ाया है। क्या आज तक कांग्रेस ने ओबीसी को क्यों नहीं बढ़ाया? कांग्रेस ने कैसे नहीं बढ़ाया? कांग्रेस ने राव वीरेंद्र सिंह जो से पहले इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, भगवत दयाल शर्मा के बाद जो मुख्यमंत्री वो भी तो ओबीसी था, अहिर जाति से है, वो ओबीसी से जाति से थे। तो इन्होंने कैसे, इन्होंने तो आज बढ़ाया है इसको, उन्होंने तो बहुत पहले 67 में बढ़ा दिया था, 68 में बढ़ा दिया, 67 में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ओबीसी को इन्होंने नकारा है? अब ओबीसी का वास्तव में जो धरातल पर बात करते हैं, अभी मैंने पीछे से किसी से फोन किया तो वो अपने ओबीसी जाति से ही साथी थे, उनसे मैंने फोन किया कि भाई आप वो खाती जाति से हैं, तो भाई आप पता है क्या ओबीसी सारे खुश हैं? उन्होंने कहा जी ओबीसी का कहाँ खुश है? एक सैनी को बनाया तो सैनी भी ओबीसी में ओबीसी के कारण नहीं बनाया, सैनी को इसलिए बनाया गया कि ये खट्टर का मुखोटा है, इसलिए इसको बनाया गया है, ताकि लोग पीछे से तो निर्देश जितने देते हैं वो खट्टर साहब देते हैं और उन्हीं का जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके आदेश हैं, वही अनुपालना हो रही है और वास्तव में नाम इनका लिया जा रहा है।
तो ओबीसी को कहाँ किया गया है, ओबीसी को और कहाँ, मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं ओबीसी के लिए, क्या किया है ओबीसी के लिए। तो ये सब दिखावटी चीजें हैं और अब इनका हालात पब्लिक में मतलब बिल्कुल सामने आ चुकी हैं और पब्लिक इस मामले में एकदम खफा है, आक्रोशित है। और विशेष तौर पर ये जो मामले चले अभी, किसानों का आंदोलन रहा जिसमें इन किसानों को इन्होंने वो बताया कि खालिस्तानी है, किसी अभी जो लोहारू से वित्त मंत्री है दलाल, उन्होंने थोड़ा बहन बेटियों तक भी बात जोड़ी किसानों की मामले में, जिससे खफा काफी नाराज हुए लोग, बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। और अब इन्होंने एक और तरीका अपनाया है कि लोगों को लुभाने के लिए, अब इनको पता लग गया कि ओबीसी वाली बात नहीं चल रही है, सैनी साहब का नाम नहीं चल रहा है, तो इन्होंने अब क्या किया है, नया सूफा छोड़ा है, जहां भी जाते हैं वहां जिस जाति का भी व्यक्ति होता है उसको सीएम बनाने का धीरे धीरे उकसा रहे हैं। जैसे राव अब अनिल विज का आप देखा होगा आपने, अनिल विज जी ने कहा कि भाई मैं भी अपना दावा ठोकूंगा क्योंकि मेरा अधिकार बनता है, मैं 6 बार बन चुका हूँ, एमएलए बन चुका हूँ, सबसे सीनियर हूँ, पार्टी माने ना माने एक अलग चीज है। अब अनिल विज हमेशा खट्टर साहब के खिलाफ रहे हैं, ये भी सभी को पता था, परंतु खट्टर साहब की आज के दिन भी चलती है और उन दिनों भी चलती थी, क्योंकि खट्टर साहब ये समझो आप मोदी साहब का ही प्रतिरूप है, तो वो उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था, बोलता था तो जितने भी थे वो साइड लाइन कर दिए गए थे। इसी तरह से अब ये अनिल की जो इंद्रजीत सिंह है वो बार बार आक्रोश अपना वो कर रहे हैं कि भाई मैं जो है चौधर हरियाणा की चौधर इसमें दक्षिणी भारत में लाऊंगा, सॉरी दक्षिणी हरियाणा में लाऊंगा आपके यहाँ पर। तो उस बात को उन्होंने कहा मैं 15 साल से बैठा हूँ, 15 साल से मेरी कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, मैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही बैठा हूँ, जबकि मेरे से जूनियर आदमी, नाम तो नहीं लिया उन्होंने खट्टर साहब का, कि मेरे से जूनियर आदमी जो है कैबिनेट रैंक के मंत्री बना दिए गए हैं, काफी वो है। परंतु उसके जो अहीर जो साथी हैं, ओबीसी है वैसे वो काफी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि अगर ओबीसी में आनी चाहिए थी तो हमारी जाति सबसे बड़ी जाति है, हमारे पास आना चाहिए था, ये ओबीसी का चेहरा नहीं है ये। और राव इंद्रजीत सिंह का तो पिछली बार तो ऐसा हुआ था, इतना उपेक्षित कर दिया था कि उनकी लड़की आरती राव को टिकट तक नहीं दी थी। अब की बार उनको पता लग गया कि भाई अहीर जाति है वो काफी नाराज है, इसलिए आरती राव को भी टिकट दे करके थोड़ा शांत करने की कोशिश की गई है। बाकी लोग अभी भी वहाँ का, हमने जो लोगों से बातचीत की है पता लगा है कि लोग जो वहाँ के एरिया के दक्षिण हरियाणा के रहने वाले हैं वो खुश नहीं है बीजेपी से, वहाँ के लोग खुश नहीं है। जाटों के बारे में पहले ही कहा जाता है कि वो खुश नहीं है। दूसरी तरह से जो से जांगड़ा समाज है, जांगड़ा समाज का भी अभी इन्होंने रामचंद्र जांगड़ा को आगे लेकर के इधर उधर घुमाया है, परंतु अभी राधमपुर में ही देखो आप, राधमपुर में जो चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी जो कांग्रेस से टिकट मिली है, पहले रामजी लाल जांगड़ा होते थे अपने यहाँ, चौधरी भजन लाल के बिल्कुल दाएं हाथ होते थे, और उन्हीं का भतीजा है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, और अब इतनी पोजीशन भव्य बिश्नोई के खिलाफ खड़े किया है उन्होंने, कुलदीप बिश्नोई का लड़का है, चौधरी भजन लाल जी का पोता है, उसके खिलाफ किया है और इतनी टक्कर दे रहे हैं मतलब वो इतनी टक्कर एकदम दी जा रही है कि भाई उससे एक सारा जांगड़ा समाज कहाँ एकत्रित हो गया, तो ओबीसी कहाँ बचा है इन लोगों के पास। अब तो यह है कि आज और के नोटिस वाली बात है, अब ये सोचते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ शायद इनको आशा ये है कि शायद ये दुष्यंत एक्सेट्रा जो लोग हैं ये कुछ ले जाएं, बाकी लगता नहीं कि अब की बार मतदाता इधर उधर जाएगा। मतदाता केवल 2 ही जगह विभक्त है और ज्यादा लुभाव कांग्रेस की तरफ है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बढ़ता हुआ यहाँ पर मतदाता नहीं नजर आ रहा। मैंने भी जमीन पे देखा, लोग तो खैर दुष्यंत चौटाला के लिए बात करें तो उनके लिए तो इतनी नाराजगी है कि इसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। और जिस बेल्ट में उनकी पकड़ हुआ करती थी जेजेपी की, वहां लोगों का कहना है कि भाई ये तो गद्दार है, इन्होंने तो गद्दारी की है। लेकिन जगदीप जी, जी एक मिनट बोलो दुष्यंत जी के बारे में। दुष्यंत जी जो है पिछली बार 2 चीजों से नाराज है दुष्यंत जी से। पिछली बार 2019 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बीजेपी को हराना है, हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते। उनकी जो मदर है जो बाढ़ड़ा से एमएलए बनी थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो गद्दारी करके सत्ता के लोभ में वहां गए। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो किया, अपने लिए नुकसान किया, जो कुल्हाड़ी मारी अपने पैर पर, वो किसान आंदोलन के समय मारी। उन्होंने अजय चौटाला जो है दुष्यंत के फादर जो है, पूर्व एमपी भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा ये किसान आंदोलन नाम की अलग से बीमारी पैदा हो गई। तो उससे काफी खफा इनको चाहिए, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उस टाइम विरोध करके और बाहर आ जाएंगे बीजेपी से, जैसे दूसरा इनेलो का आए थे, अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था और दोबारा इलेक्शन लड़ा था, तो उसके प्रति फिर भी थोड़ा बहुत सहानुभूति है अभय चौटाला के प्रति, और शायद वो खुद तो अपनी सीट निकाल भी लेंगे, पर दुष्यंत चौटाला शायद ही खाता खोल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल।
इन्हीं लोग को शायद उम्मीद है कि एक आध सीट उनकी निकल जाए, लेकिन जेजेपी को तो लग रहा है कि शायद वो अपनी सीट भी दुष्यंत चौटाला नहीं बचा पाएंगे। ये साफ तौर पर लग रहा है। लोगों की इतनी नाराजगी इतनी भी है कि नायब सिंह सैनी तक को अपनी सीट जो है वो बदलनी पड़ी, उनको कहीं और से टिकट दिया गया, और आपने देखा कि वो लाडवा की सीट पर भी अपनी जीत उनकी सुनिश्चित नहीं है कि हाँ यहाँ से तो वो शॉर्ट जीत रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है। जगदीप जी, जहां पर जिन बेल्ट्स में भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती रही है, अहिरवाल बेल्ट की बात करें, जीटी रोड की बात करें, इन तमाम जगहों पर भी क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब इस बार कमजोर है? बीजेपी का यहाँ पर भी वो नतीजे उसको नहीं मिलने वाले हैं जो शायद उसको अपेक्षित हैं? देखिए मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव के दौरान ही बहुत सी चीजें क्लियर हो गई थी, और मैंने उस वक्त भी लिखा था और ये कहा था कि हरियाणा का जो समाज है और जो सो कॉल्ड इनकी सोशल इंजीनियरिंग थी, ये बेसिकली तो सोशल इंजीनियरिंग इज ए नेगेटिव टर्म, ये एक नेगेटिव टर्म है। और ये सोशल ऑर्डर जो है किसी भी समाज का, सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का टर्म है, ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है। तो उस वक्त भी मैंने लिखा था और कहा था कि हरियाणा में जो सामाजिक संरचना है उसको समझने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी चूक की है, क्योंकि जिस तरह से उनको लगता था कि जो अग्रणी समाज है, जिसको जाट समाज कहते हैं, उसके बरक्स दूसरी जो जातियां, अन्य जातियों को खड़ा किया गया और ये जताया गया कि जाट समाज हमेशा जबरदस्ती करता है, जाति करता है। और इसी एक सामाजिक विभाजन और सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी घुसपैठ कर पाई थी और अपने आप को वहां खड़ा कर पाई। लेकिन आज वो जो स्थिति है समाज की, उनको ये बड़े अच्छे से एहसास हो गया। और ये माना जाता था कि दक्षिण हरियाणा पारंपरिक रूप से, क्योंकि वहां अहीर, राजपूत और गुर्जर, ये तीन मेन बड़ी जातियां उस साइड में हैं, और ये लगता था कि ये पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक है अन्य राज्यों में भी। लेकिन हरियाणा में जो परिस्थितियां बदली हैं और जिस प्रकार से अग्निवीर का जो इसमें भूषण जी ये कहना पड़ेगा कि जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है वो एक तरह से सैनिकों की फैक्ट्री माना जाता है पूरे भारत में। और हरियाणा ये जो इलाका है, ज्यादातर हर घर से लोग भारत की सशस्त्र बलों में जाने के लिए यहाँ से तैयारी करते हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग हैं भी। तो उनको लगा कि अग्निवीर के द्वारा इस सरकार ने उनके भविष्य पे जो चोट की है, तो वो नाराजगी स्पष्ट रूप से थी। दूसरा ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी फौज खड़ी है। उसके बाद किसानी के मुद्दों पे मान लीजिए कि किसान आंदोलन के समय में अहिरवाल क्षेत्र का वहाँ योगदान कम रहा, लेकिन बाद में जो समस्याएं खाद की, सिंचाई के पानी की और फसलों के मुआवजे की, ओलावृष्टि की या प्राकृतिक आपदा से इस क्षेत्र में जो फसलों का नुकसान हुआ, उनको देखते हुए भी वो जो समाज है, क्योंकि उसका सेकंड ऑप्शन कृषि है, तो वो उस तरह से नाराज था। और उसका प्रमाण जो है वो कल मिला जब महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में लोगों का हुजूम उमड़ा और वो समर्थन उनको दिखाई दिया जो कभी किसी वक्त में प्रधान सेवक जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके लिए दिखाई देता था। और अब जो स्थितियां बदली हैं, इसमें एक बेल्ट ये साउथ हरियाणा की थी और दूसरी बेल्ट जो कहा जाता है कि जो जीटी रोड बेल्ट है, और जीटी रोड बेल्ट को अगर कहें तो हम गिन लेते हैं उसको पलवल से लेके और अंबाला तक। तो उसमें पलवल, फरीदाबाद और फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और इसके आसपास की लगती हुई सीटें। और अगर इसके उत्तरी भाग में देखेंगे तो यमुनानगर है और दक्षिणी भाग में देखेंगे तो ये कैथल और पेहोवा और ये कुछ एरिया आता है। तो ये जो सीटें मानी जाती थी, ये लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद एक ऐसा जगह है जहां से उनके लिए लोगों का समर्थन है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देख लिया कि जो एक क्षेत्र है सोनीपत का, जो 3, 4, 6 सीटें हैं वो उनके पक्ष में नहीं गई। और करनाल की सीटें, क्योंकि वहां मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे थे और एक तरह से कहा जाए तो वहां जो डोमिनेंस है वो
पंजाबी कम्युनिटी विस्थापित जो आए थे उस कम्युनिटी का वहां डोमिनेंस है और इक्वेशंस ऐसी हैं, तो वो सीट उनके लिए निकल गई। लेकिन अब वहां भी वैसी स्थितियां नहीं है, और उससे आगे बढ़े तो फिर वो एपिक सेंटर आ जाता है किसान आंदोलन का, जो पीपली है कुरुक्षेत्र, और वो सारा इलाका किसान आंदोलन में बड़ा सक्रिय रहा। हमेशा से किसान आंदोलन वहां होते रहे, और अब क्योंकि ये एक प्रदेश का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे यहाँ है, वो प्राथमिक होंगे और उसी पे ये सारा चुनाव आधारित है, केंद्रित है। तो उसको देखते जी हुए लग रहा था कि इस इलाके में भी अब जो स्थितियां हैं वो उनके मुताबिक नहीं होंगी, और उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाएंगे। और मूलतः जो भारतीय जनता पार्टी का एक अस्त्र था हरियाणा के लिए, या एक फॉर्मूला या एक प्रयोग था जो सामाजिक ध्रुवीकरण का, वो सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयोग बिल्कुल तरह से फेल हो गया। और ये लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई, और आप कल भी देख लीजिएगा जब ये वोटिंग होगी, तो वोटिंग का जो पैटर्न है, उस वोटिंग पैटर्न से हरियाणा का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल प्रेफरेंसेस हैं, सोशल उसकी जो एक स्ट्रक्चर है, आपको उसका जी पैटर्न स्पष्ट पता लग जाएगा, और सभी जातियों का किस प्रकार से एक सामंजस्य है। और ये जो एक तरह से विभाजन किया गया था, वो विभाजन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे पास ऐसी जानकारियां रही कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि जो अन्य जातियों के थे, और वो अगड़ी जाति जैसे जाट की, और गांव में एक समय ऐसा भी था कि अन्य जातियों के लोग जाटों की गलियों में नहीं जाते थे, जाटों के लोग अन्य जातियों की गलियों में जाना बंद हो गए थे। लेकिन इस चुनाव के दौरान ये पाया गया कि उन्हीं जातियों ने जाट जातियों को आके बोला कि हमारा भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, हम मिलके वोट डालते हैं। तो वो जो एक तरह के जो संकेत आए, तो उससे ये पता लगा कि हरियाणा का जो सामाजिक संतुलन है और जो सामाजिक सौहार्द है और भाईचारे का जो सिद्धांत है, वो फिर से मजबूत हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहीं से फेलियर का सबसे बड़ा संकेत उभरना शुरू हो गया था। क्योंकि जब जी समाज एक हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत बड़ी कठिनाई होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि अन्य जो प्रादेशिक दल हैं उनके साथ मिलके, और जो एक दलित वाला कार्ड खेला जाए, बैकवर्ड वाला कार्ड जगमोहन जी बता ही चुके किस तरह से ध्वस्त हो गया। दलित वाला कार्ड जो है वो अपने आप में ध्वस्त हो गया जब कल अशोक तंवर वापिस वहां मंच पे पहुंच गए, और ये लगता था कि जो दलित है, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रचार करने की कोशिश की कि दलित उनके साथ है, दलितों के साथ अन्याय कर रही कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये प्रमाण हो गया कि अब उनका जो असली हित है, हितकारी कौन है, और वो उनको पता लग गया उस बात से कि एक बड़ा चेहरा हरियाणा का जो दलित समुदाय से आते हैं। और उन्होंने सभी पार्टियों को देख लिया, उनकी पड़ताल कर ली, और जो बयान उन्होंने आज दिल्ली में दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा दम घुटता था, और इसी तरह का एक बयान हिसार के सांसद ने भी दिया था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी लोकसभा चुनाव से पहले, ब्रजेंद्र सिंह ने, कि वहां दम घुटता जी है। और इसी तरह का बयान राहुल कासवा ने चूरू से दिया था। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में अग्रणी पिछड़ी अन्य जातियों के लिए क्या स्थान है, किस प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वहां क्या बीती है, और वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। तो इन सब कारकों को देखें, इन सब कारणों को देखने के बाद ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, और धरातल हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने सामाजिक ध्रुवीकरण के आधार पर बनाया था वो खत्म हो गया। जी, बिल्कुल। तो जो सामाजिक ध्रुवीकरण था उनका वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अगर वो ख़त्म हो गया तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत का जो पूरा का पूरा खेल है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि उसको यही लगता है कि मुद्दों से लोगों को भटकाना और जातियों में और धर्मों में लोगों को बाँटना और फिर उनको बाँट कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना, ये उनका जो फ़ॉर्मूला था वो बहुत बार कामयाब हुआ। 2 बार वो सत्ता पर काबिज़ हुए, कई राज्यों में वो सत्ता पर काबिज़ हुए, केंद्र में वो सत्ता पर काबिज़ हुए, लेकिन लोकसभा में लोगों ने नकारा। और अब ये लोकसभा के बाद ये पहला लिटमस टेस्ट है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के चेहरे का ये पहला टेस्ट है, क्योंकि बैसाखियों पर टिकी भी सरकार उनकी केंद्र की है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा भी उनके हाथ से निकल गया, खासतौर पर हरियाणा। तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अंदरूनी उनके खुद के पार्टी से आवाजें उठने लगी हैं। आरएसएस भी अब सोच विचार कर रहा है कि आगे इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु फॉर बीजेपी। इस तरह के विचार जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। पुष्पेन जी, हरियाणा हारना नरेंद्र मोदी के लिए कितना घातक,
उनकी पूरी सियासत के लिए, जिस चेहरे को सिर्फ इवेंट आते हो करने, जिनको सिर्फ प्रचार करने आते हो, अब तो ना उन प्रचारों में वो मजा है, ना इवेंट में वो मजा आता है, ना चेहरे पे वो तेज है, ना पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस है। वो सब कुछ तो नदारद नजर आता है। और वो जो भीड़ कभी नरेंद्र मोदी की रैलियों में हुआ करती थी और जो तालियां उनकी हर लाइन पर बजा करती थी, अब वो राहुल गांधी के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बुशरा जी, जो ओवरऑल सिचुएशन है हरियाणा में, उसको और बड़े नैरेटिव की यदि हम बात करें, क्योंकि चुनाव जो वोट प्रभावित होती है बड़े नैरेटिव से होती है। बड़ा नैरेटिव ये है कि 3-4 बड़े मुद्दे एक साथ आके कंसंट्रेट कर गए हैं हरियाणा में। पहला, किसान आंदोलन जो हुआ था 2020-21 में दिल्ली के चारों तरफ, उसमें बहुतायत में हरियाणा से किसानों ने भागीदारी की थी। उन्होंने फर्स्ट हैंड खुद झेला किस तरह के अत्याचार उनके ऊपर हुए। पंजाब से जब वे चले थे तो गिरते पड़ते, लाठी खाते हुए, आंसू गैस झेलते हुए, पानी की बौछार, गड्ढे झेलते हुए, पार करते हुए किसी तरह दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे। और दिल्ली बॉर्डर पर भी केंद्र सरकार ने जो उनके साथ जो है बिहेवियर किया किसानों के साथ, उसमें 750 किसान जो है यहाँ शहीद हो जाते हैं। और किसी भी लोकतंत्र में आधी आबादी की रिप्रेजेंटेशन करता हुआ किसान और एक वर्ग अगर सरकार के सामने आकर के अपनी गुहार लगा रहा है, उसकी सुनवाई ना हो, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विस्फोटक सिचुएशन किसी भी देश में बन जाती। लेकिन हमारे देश के किसानों ने धैर्यपूर्वक जो है शांतिपूर्ण तरीके से उस आंदोलन को चलाया। उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऑन कैमरा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी जीप से दम में आकर के किसानों को सरेआम दिन दहाड़े कुचल देगा। ये घटना कभी भी इस देश के अंदर नहीं हुई। उसके बाद जो दूसरा बड़ा आंदोलन पहलवान आंदोलन हुआ महिला पहलवानों का, कि इन्हीं का भाजपा का जो है एक सांसद महिला पहलवानों के साथ इतना जो है लगातार सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण 10-12 साल से कर रहा था। और जब वो बात खुलेगी तो उसके ऊपर एक्शन करने की जगह भाजपा उसको दबाने का कोशिश करेगी। और उस पर एफआईआर तक तो उन्होंने दर्ज नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद तरह तरह के जो है घसीटा गया उनको। वो सारी चीजें सारे देश ने देखा, तो उससे बहुत बड़ा अपमान महिलाओं का जो है और सारे समाज ने महसूस किया, सारे देश ने महसूस किया। और तीसरा जो जवान है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी के लिए और जो जज्बा देश सेवा का है यहाँ पर हरियाणा में और ये तमाम किसान बिरादरियों में, उसमें किस प्रकार से अग्निवीर योजना थोप दी गई 4 साल के लिए। उसके बाद जवान या जो फौजी है वो क्या करेगा। तो ये तीनों चीजें हैं। इसके अलावा जो नैरेटिव संविधान को बदलने का नैरेटिव है वो कंटिन्यू कर रहा है। और पिछड़े वर्ग की बात हो या दलित वर्ग की बात हो, वो वही नैरेटिव है जो लोकसभा के दौरान था, वो कोई खत्म नहीं हुआ है। ये केवल सिंबॉलिक तरीके से कि चलो भाई खट्टर को उठा के हम सैनिक को ले आए, हम बहुत बड़े पिछड़ों के जो है खैर ख्वाह बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल रिप्रेजेंटेशन करने के हिसाब से ही, चेहरा दिखाने के लिए, वोट कैप्चर करने के लिए आते हैं। और उसके अलावा अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ड्रग्स चारों ओर जो है, ड्रग्स की समस्या जो पंजाब में मानी जाती थी वो सारी की सारी यहाँ पर भी जो है बहुतायत में। और डंकी के रूट के माध्यम से मजबूर हो रहे युवा प्रदेश को छोड़ने के लिए 50-50 लाख रुपए का कर्जा उठाते हैं, ब्याज पे गहने गिरवी रखते हैं, जमीन बेचते हैं और किस तरह वहां जाते हैं, गिरते पड़ते मरते, जान भी उसमें जाती है कुछ लोगों की। और 10-10, 15-15 साल वो वापस नहीं आ सकते। वहां पकड़े जाए तो उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा और सारा का सारा पैसा और सारी चीजें जो है पानी में चली जाएंगी। तो ये तमाम समस्याएं हैं। और कल परसों में एक आंकड़ा पढ़ रहा था, अर्थव्यवस्था की ये स्थिति है कि 2014 में 70,000 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर था, हरियाणा सरकार के ऊपर। वो 4.5 गुना बढ़ा दिया गया है पिछले जो है 10 सालों के अंदर। अब वो 3,20,000 करोड़ के आसपास हो गया है। आप चेक कर सकते हैं इस आंकड़े को। अरे भाई, आपने ऐसा क्या कर लिया कि जो है 3,20,000 करोड़ का कर्जा, छोटी सी अर्थव्यवस्था है। सारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर 11-12 लाख करोड़ की है, जीएसडी की अगर स्टेट की देखी जाए तो। अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में पहुंचा दी, अग्निवीर जैसी योजनाएं थोप दी, महिलाओं का अपमान करा, किसानों का अपमान करा। और बाकी जीएसटी वगैरह से ये सारी की सारी जो जीटी रोड बेल्ट पर सब जो है बाहर से आकर के वहां से, और जो व्यापारी समाज बसा था कुछ पाकिस्तान से आए थे, वो भी बहुत परेशान है।
कि भाई व्यापारियों का भी कोई इसमें ख्याल नहीं रखा गया। तो इस तरीके से देखा जाए, इसके बरक्स जो है राहुल गांधी जी ने एक बात ये कही है कि भाई हम जो है एक आपसी मनमुटाव, जो ये एक दूसरे को बांटने का, 35 बनाम एक करने के का या मुसलमानों को अलग थलग करने का, या एक दूसरे को भिड़ा करके शासन करने की जो नीति है, इससे अलग एक जो है राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तमाम स्कीमें गिनाई है कि भाई 2000 रुपए का हम ये महिलाओं को दे रहे हैं, देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, या 6000 रुपए या 5000 रुपए जो है पेंशन की बात कर रहे हैं, गरीबों को प्लॉट और उसको मकान बनाने के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव बातें हैं जो राहुल गांधी ने अपना नैरेटिव वहां रखा है, कांग्रेस ने रखा है। और इस नैरेटिव को बीट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों जो मैंने किसान, पहलवान और जवानों के मुद्दे बताए, इसमें कांग्रेस जनता के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, राहुल गांधी जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दे हैं, और ये सारी समस्या और सारे मुद्दे खड़े किए हुए जो हैं उसमें विलन के रूप में भाजपा दिखाई दे रही है। तो एक तरफा चुनाव है, और ये ABCD पार्टी जो घूम रही है, छोटी मोटी पार्टी, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई वोट इनको मिलने वाला नहीं है, चाहे ये कुछ भी करें। दलितों का वोट बांटने के लिए इन्होंने इनको खड़ा किया है, निर्दलियों को खड़ा किया है भाजपा ने पैसा देके, बहुत स्पष्ट है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, विशाल आंदोलन किसानों का होगा। आप 5 तारीख को देख लेना, खबर आपको लग जाएगी। सारी बैरिकेडिंग दिल्ली की शुरू होने वाली है दोबारा से, क्योंकि उनको मालूम है कि 8 तारीख को शाम को ही ये सारे बैरिकेड जो वहां सिंधु बॉर्डर पे वहां बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे और धनौरी बॉर्डर पे पंजाब से आए हुए किसान, वो सब हटेगी, सारा मूवमेंट होगा, तीनों तरफ से दिल्ली घेरी जाएगी, हरियाणा से और इधर से हम लोग घेरेंगे, और इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, क्योंकि इसने सारी वादा खिलाफी की है, और किसी हालत में भी इस सरकार को 5 साल जो है देश की जनता बर्दाश्त अब नहीं करेगी। मतलब पहले तो ये जाएंगे हरियाणा से, फिर महाराष्ट्र में भी यही स्थिति होगी, महाराष्ट्र भी जाएगा, झारखंड जाएगा, जम्मू कश्मीर जाएगा, दिल्ली जाएगा, और उसके बाद जो है केंद्र की सरकार भी इनकी जाएगी। ये 5 साल शासन करने वाले नहीं है। जी, गंभीर बातें बोल रहे हैं आप। 5 साल शासन नहीं करने वाले, और आने वाले जो राज्यों की में जो उम्मीद शायद बीजेपी लगाई बैठी है, शायद उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी कल से राहुल गांधी एक तरह से फॉर्मली हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार का अपना आगाज करते हुए वो नजर आएंगे। उससे पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र में एक रैली की थी, और लगातार संविधान को बचाने का जो मुद्दा है, जो लोकसभा से शुरू हुआ, वो हम ये देख रहे हैं कि लगातार वो मुद्दा अहम मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है कि ये मुद्दा अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और बीजेपी की ये दुखती रग है। आप दोनों से ही, जगमोहन जी और जगदीप जी, आप दोनों से ही संक्षेप में एक छोटा छोटा सवाल मेरा आपसे ये, कि क्या कल जब हरियाणा वोट करेगा, उसका जो परसेंटेज आएगा, क्या उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर किसके हक में फैसला किया गया है, और कितनी सीटें आप बीजेपी को, कितनी सीटें आप फिलहाल कांग्रेस को आप मान रहे हैं कि आ सकती है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? पहले जगदीप जी आप, जगमोहन जी आप, फिर जगदीप जी। कि ये जो बीजेपी की जो पॉलिसीज है, इनसे इन्होंने मध्यम और गरीब वर्ग को तो बिल्कुल नीचे लाके छोड़ दिया। एक तो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई पोर्टल, कोई किस चीज़ का, कोई किसान, इस तरह से उलझा के रख दिया इन लोगों को। आम आदमी तो बेचारा सारा दिन वहीं खड़ा रहता है। और मध्यम वर्ग के इसकी वो बताता हूँ, आपके हाउसिंग की पॉलिसी ऊपर मोदी जी कहते हैं हम हर आदमी को हाउसिंग का वो कराएंगे। अभी मैं हरियाणा के बारे में देख रहा था, हरियाणा में पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो हरियाणा जो था अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी हुड्डा के नाम से। तो इन्होंने उस टाइम क्या करते थे कि प्लॉट निकालते थे, एक आप किसी भी शहर में है प्लॉट निकालते थे, ओपन होता था, और उसमें जनरल कैटेगरी के इतने, 8 मरले के इतने, 10 के इतने, 14 के इतने, 6 के इतने, 4 के इतने, इस टाइप से थी। तो जैसे 4 मरले, 6 मरले, 4 मरले तो बिल्कुल गरीबों के लिए होता था, 6 मरले थोड़ा सा अपर जो EWS की होते थे, नीचे BPL था, EWS था, 8 मरले 10 मरले मध्यम वर्ग में आता था। तो वो आमतौर पर क्या था, 10,000 5,000 रुपये गज के हिसाब से, जैसे हिसार में तो हमने देखा 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये गज के हिसाब से भी प्लॉट के रेट होते थे, और आम आदमी फार्म भरते था, उनका नंबर आ जाता था, प्लॉट ले लेता था, मकान बना लेता था। अब अभी मैं पंचकुला से कल ही बातचीत कर रहा था कुछ लोगों से, तो पंचकुला में क्या है, जो गरीबी रेखा के जो प्लॉट हैं, 100 गज के जो प्लॉट है, सेक्टर 26-27 जिनको एक्सटेंशन के बोलते हैं पंचकुला का, उसमें 1.25 करोड़ रुपए कीमत है 100 गज के प्लॉट की, जो गरीबों के लिए है। अब उन्होंने क्या सिस्टम क्या बदल दिया, जैसे बीजेपी आई, इन्होंने जनरल जो ओपन जो था प्लॉटिंग की वो बंद करके ऑक्शन का सिस्टम कर दिया, और धीरे धीरे 10 प्लॉट की ऑक्शन निकाल दी, उनको ऑक्शन में दिया,
हाईएस्ट रेट लिए और सरकार की तरफ से ही ऊंचे रेट रख दिए पहले, तो उससे क्या हुआ, गरीब आदमी तो इतना पैसा ला ही नहीं सकता। तो गरीब आदमी पिछले 8-10 साल से इतना वो हुआ कि वो शहर में बसने का सपना ही भूल चुका है। दूसरा क्या है कि बीजेपी जब पता लग जाता है, कोई भी आदमी जब उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है तो सोचो उसके उल्टे दिन आ चुके हैं। अभी परसों परले दिन की 2-3 दिन पहले की बात है, खट्टर साहब हिसार में वर्कर मीटिंग ले रहे थे, तो वहां एक हिसार में बीजेपी का ही वर्कर था बेचारा, उस नवयुवक ने ये कह दिया कि सर कांग्रेस नहीं बीजेपी तो आ जाएगी सरकार तो, पर यहाँ वाला जो आपका कमल गुप्ता जी हैं ये हारेंगे। तो खट्टर जी इतने नाराज हुए कि इसको कैसे आ गया, किसकी अनुमति से आ गया, कैसे बोल रहा है, इसको बाहर करो, ये निकालो, उसके साथ इतना बेचारे के साथ किया। जबकि ये भी कहा जा सकता था वर्कर को कि ठीक है भाई, ये आपकी राय हो सकती है या इसमें हम सोचेंगे, उसको प्यार से समझा करके बात को, पर इतना बड़ा उखड़ करके मुद्दा बना दिया उसका, इसको बाहर निकालो, इसको ये करो। तो आम आदमी जो देखने वाला था या जो वर्कर था वो भी सोचने लगा यार इनको क्यों मतलब वो किया जा रहा है। पीछे भी जैसे खट्टर साहब ने जैसे अपने किसान आंदोलन के मामले में भी कहा था कि पुष्पेंद्र जी ने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो उस टाइम भी ये कहा था कि तुम भी डंडे उठा लो, हीट फॉर टैट, 6 महीने अंदर रह जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, नेता बन जाओगे। इस टाइप की बातें जो चीफ मिनिस्टर करने लग जाता है, ये समझो, या जो कोई नेता जो ऊपरी सत्र का जो जिसके हाथ में पावर है वो करने लग जाता है, तो समझो उसके उल्टे दिन लग चुके हैं। तो इस आज के दिन उल्टे दिन लग चुके हैं और मिनिमम इनकी 60 सीट कांग्रेस की संभावित है। ऊपर ये हो सकता है जैसे 2005 में 67 आई थी चौधरी भजनलाल जी के टाइम में, तो 67 का आंकड़ा भी ये हो सकता है छू जाए। मिनिमम इनकी 60 है और 67 है और 8-7 सीटें आपकी जो निर्दलीय या इस टाइप की भी आ सकती हैं कुछ सीटों पर। मतलब कांग्रेस के भी जो लोग हैं कुछ खड़े हुए हैं जो रिवोल्ट किया जिन लोगों ने, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, 8-7 सीटें आ सकती हैं, जैसे इनलो वगैरह की भी 2-3 सीट आ सकती हैं। तो मिलाकर के 8-7 सीटें आ सकती है। बाकी आप देख लीजिए बीजेपी की कितनी आएंगी, 20 के आसपास आंकड़ा रहना चाहिए मुश्किल से। मुझे लग रहा है 20 भी आप थोड़ा सा लीनियंट होकर बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ और लोगों से बात करें जी जी ग्राउंड पे जब आप जाए जगमोहन जी ग्राउंड पे जब लोगों से बात करें, लोगों ने मुझसे पूछा, कहा कि आप बता दीजिए, चलिए मैडम कौन सी एक ऐसी सीट है बीजेपी की जो श्योर शॉट है आ रही है, और मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो लोग इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। जगदीप जी बिल्कुल सही है। जगदीप जी आपका कमेंट जी। हरियाणा में जो परिस्थितियां हैं ये लोकसभा में भी पता लग गया था और मेरा लिखा हुआ भी है, और मैंने तभी कह दिया था कि 2005 रिपीट होने जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ी है चीजें, अब ये लगने लगा है कि वो तो निश्चित तौर पे रिपीट होगा, क्योंकि लोगों का आक्रोश वैसा है, लोगों की निराशा, गुस्सा, क्रोध वैसा है। और हरियाणा में और अधिकतर प्रदेशों में कई बार देखा गया है, जब लोगों का आक्रोश होता है तो वो फिर बिल्कुल ही उखाड़ फेंकते हैं। और मुझे ये लगता है कि हरियाणा में अब की बार जो परिस्थितियां हैं और जो सीटों का आकलन है, उसमें 6 निर्दलीय या 7 भी हो सकते हैं, और बाकी 3 में जो अन्य दल हैं वो सारे निपट जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थिति मुझे 9 से लेके 12-13 के बीच दिखाई देती है, और बाकी जो बचती हैं सीटें वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि ये पहले आकलन कुछ और लग रहा था, लेकिन जब दक्षिणी हरियाणा में ये स्थिति देखी गई और उसके बाद जब ये भी लगने लगा कि जो हरियाणा की 2-4 कथित उनकी तरफ से जो शॉर्ट सीट हैं, वह मुख्यमंत्री जो वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री क्या कहें उनको, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही नहीं पता जब से ये सरकार भंग हुई है ना। तो उनके लिए जब सीट उनकी अपनी ही फंसी हो, और अन्य जो सीट है जिसको बड़ा मार्केबल सीट कहते थे, गढ़ कहते थे, भव्य बिश्नोई, जब वो फंस गए हों, और उधर जब आरती राव अगर फंस गई हों, जो बहुत बड़ा नाम अपने आप को कहते हैं, तो इस तरह के जो संकेत हैं, अगर ये ऐसी सीटें फंसती हैं तो ये संकेत बड़े गंभीर हैं। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी निराशा होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि अगर कोई सम्मानजनक आंकड़ा हार का इनको मिल जाए, जहां शायद ये
हरियाणा में चलने लायक रहे तो भी गनीमत है। बाकी तो जगदीप जी, ये जो अब आपने बोला है निराशाजनक बीजेपी के लिए, ये बस एक लाइन आप ऐड करना चाहूंगी कि क्या ये नायब सिंह सैनी के लिए, खट्टर के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, किसके लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक? देखिए, लोग कहा करते थे कि अ, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है, भारतीय जनता पार्टी की सर्जिकल स्ट्राइक है। वक्त से बड़ा कोई चाणक्य नहीं, वक्त से बड़ा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, और वक्त से बड़ी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती बुशरा जी। समय है, जी। और समय के चक्कर में अगर फंसता है कोई, फिर उसका बचना मुश्किल है। और ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, इनमें अब ये कहा जाए कि ये सभी को निराशा होगी। और आप देखिए कि हरियाणा में जो जिस तरह से घोषित, और भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि हमेशा से मुख्यमंत्री पर्चियों से निकलते हैं। हरियाणा में पहली बार ये घोषित किया गया कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे चुनाव से पहले, जो इनका अपने सैद्धांतिक विपरीत था। और उसके बावजूद ये सिर्फ इसलिए कि एक जो लार्जर देन लाइफ, एक ब्रांड, एक इमेज, एक जो ऐसा ऐसा स्टेचर बनाया गया था कि अंतरिम रिपोर्ट सभी के पास होती है, सरकार ये चला रहे हैं यहाँ भी और केंद्र में भी, तो इनको पता है कि धरातल पे क्या स्थितियां हैं, क्या अंतरिम रिपोर्ट्स हैं। तो उस स्टेचर को बचाने के लिए, ताकि उसमें उस स्टेचर को, उस इमेज को कोई क्षति ना हो, इसलिए वो जितनी भी बात होनी है वो प्रादेशिक नेतृत्व के कंधे पे रख दी गई। और आप देखिए कि कल के पोस्टर में, जो लाडवा में पोस्टर लगे फाइनल लास्ट डे पे, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगाए, उसमें से मनोहर खट्टर की फोटो ही गायब। उसमें से और अन्य जो बड़े चेहरे थे उनकी फोटो गायब। तो ये आलम है आज हरियाणा के अंदर कि किस प्रकार से अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में। और अब आप देखिएगा जो मीडिया का एक धड़ा जो अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, लेकिन आपको पता है वो किस तरह के काम करता है, वहां पर भी आप देखिएगा कि जब जीत होती है तो आपको पता है नरेंद्र मोदी का चेहरा लग जाता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया जाएगा। लेकिन अब जबकि ये सामने लग रहा है कि जीत नहीं होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की और वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, तो अब देखिए या तो नायब सिंह सैनी का होगा, केंद्र का होता है तो जेपी नड्डा का लगा दिया जाता है क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष, और इसी तरीके से वो चेहरे बदल जाएंगे और नरेंद्र मोदी के चेहरे को गायब कर दिया जाएगा ताकि फेस सेविंग की जा सके। ये उनको टारगेट दिया जाता है और उसको बखूबी निभाते भी हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कितनी परसेंटेज रहती है हरियाणा की जनता, कितनी बड़ी तादाद में जो उसकी नाराजगी है, क्या वो नाराजगी घर से बाहर निकल के वोटों में वो तब्दील होती है, और 8 तारीख का बड़ा दिन जब पता चल जाएगा कि आखिर क्या कांग्रेस अपने 2005 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, उसको बरकरार रखेगी या उससे पीछे जाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, पुष्पेन जी आपका, जगमोहन जी आपका, जगदीप जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना।